देखिए, कुछ लोगों की एक प्रवृत्ति होती है कि इस प्रकार के दुखद और दर्दनाक घटनाओं में भी वे राजनीति भूलते हैं। सरकारों को सरकार बनाने की चिंता है, सरोकार बनाने की चिंता नहीं है। कौन मरेगा? साधारण लोग, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस लापरवाही की वजह से जो जाने गई हैं, उसकी जिम्मेदार सरकार है। बहुत से लोगों की जान बच सकती थी, न समय पर गाड़ियों का इंतजाम करा पाए, एम्बुलेंस का इंतजाम करा पाए। हाथरस हादसे ने एक बार फिर साबित कर दिया कि हमारे देश में जान की कोई कीमत नहीं है। आस्था किसी भी धर्म से जुड़ी हो सकती है, लेकिन नुकसान आम इंसान का ही होता है। हादसे के बाद जांच का ऐलान और तमाम रस्म अदायगी, कुछ दिन हादसे पर बातें होंगी और फिर हर गुजरते दिन के साथ हादसे को भुला दिया जाएगा। नमस्कार, मैं हूं संजीव चौहान। हमारे देश में संविधान का राज है, लेकिन जिस संविधान के तहत कानून बने, आखिर उनका पालन क्यों नहीं किया जाता? हाथरस हादसे में सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि पुलिस का इंटेलिजेंस विभाग क्या कर रहा था। जब भी इस तरह का कोई बड़ा आयोजन होता है तो इंटेलिजेंस विभाग को मालूम होता है कि कितने लोग एक जगह इकट्ठा हो रहे हैं। इसके लिए बाकायदा लोकल इंटेलिजेंस यूनिट्स होती हैं, उन्हें पता होता है। हादसे के इस पहलू पर भी हम आगे आपसे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले इस हादसे की पूरी टाइमलाइन हम आपको बताते हैं। तो यह हादसा 2 जुलाई दोपहर 1 बजे फुलरई गांव में हुआ। 3 जुलाई को सीएम योगी भी हाथरस पहुंचे और जिला अस्पताल में घायलों से मुलाकात की, अफसरों से पूरे हादसे की जानकारी ली। हाथरस हादसे में प्रशासन की पहली रिपोर्ट भी आ गई है, जिसमें कहा गया है कि हादसा भोले बाबा के चरणों की धूल लेने की वजह से हुआ। बाबा के सेवादारों ने वहां पहुंचे लोगों से धक्का मुक्की की, जिसकी वजह से भगदड़ मची। 1 जुलाई की देर रात हादसे में 22 लोगों के खिलाफ सिकंदरा राउत थाने के दरोगा ने एफआईआर दर्ज कराई है। इसमें मुख्य आयोजक देव प्रकाश मधुकर का नाम है, बाकी सब अज्ञात है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इसमें मुख्य आरोपी भोले बाबा उर्फ हरि नारायण साकार का नाम ही नहीं है। हादसे के बाद से बाबा अंडरग्राउंड है। पुलिस रात भर उसकी तलाश में छापेमारी करती रही। मैनपुरी में बाबा के आश्रम में भी पहुंची, लेकिन वो वहां नहीं मिला। मैनपुरी में आश्रम के बाहर पुलिस तैनात कर दी गई है। हाथरस में सीएम योगी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि हादसा किस वजह से हुआ। इस कार्यक्रम में जो सज्जन वहां पर अपना उपदेश देने के लिए आए थे, उनका कार्यक्रम या उनकी कथा संपन्न हुई तो कथावाचक के मंच से उतरने के बाद जीटी रोड में जैसे ही उनका काफिला आया था तो उन्हें छूने के लिए जब महिलाओं का एक दल उधर बढ़ा तो उनके पीछे पीछे भीड़ गई और इसी के बाद वे एक दूसरे के ऊपर चढ़ते गए। सेवादार भी लोगों को धक्का देते रहे, जिसके कारण दोनों ओर, जीटी रोड के दोनों ओर और जीटी रोड के अंदर भी ये सब हादसा वहां पर होता हुआ दिखाई दिया। वहीं हादसे को लेकर हो रही राजनीति पर सीएम योगी ने कहा कि कुछ लोगों की प्रवृत्ति होती है कि वो इस तरह की दुखद घटनाओं में भी राजनीति ढूंढते हैं। ऐसे लोगों की फितरत है चोरी भी और सीनाजोरी भी। यह हर व्यक्ति जानता है उन सज्जन की फोटो किसके साथ है और उनके राजनीतिक संबंध किसके साथ जुड़े हुए हैं। देखिए, कुछ लोगों की एक प्रवृत्ति होती है कि इस प्रकार के दुखद और दर्दनाक घटनाओं में भी वे राजनीति ढूंढते हैं। और ऐसे लोगों की ये फितरत है कि चोरी भी और सीना चोरी भी। यह हर व्यक्ति जानता है कि सज्जन के फोटो किसके साथ में है, उनके राजनीतिक संबंध किनके साथ जुड़े हुए हैं। अब सीएम योगी किसकी ओर इशारा कर रहे हैं, आपको बताते हैं। दरअसल हादसे पर सवाल उठाते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि इस लापरवाही से जो जाने गई हैं, उसकी जिम्मेदार बीजेपी सरकार है, जो बड़े बड़े दावे करती है कि हम विश्व गुरु बन गए। क्या दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था का मतलब यह है कि किसी आपातकाल स्थिति में आप लोगों का इलाज भी न कर पाए? इस लापरवाही की वजह से जो जाने गई हैं, उसकी जिम्मेदार सरकार है। बहुत से लोगों की जान बच सकती थी, न समय पर गाड़ियों का इंतजाम करा पाए, एम्बुलेंस का इंतजाम करा पाए, और कोई अगर अस्पताल पहुंच भी गया, इलाज के लिए गया भी है, तो उसको भी वो पर्याप्त इलाज नहीं मिल पाया जो इलाज मिलना चाहिए था।
न ऑक्सीजन मिली, न दवाई मिली, न एम्बुलेंस मिली और न कोई इंतजाम किया। इसके जिम्मेदार अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिम्मेदार है, जो बड़े बड़े दावे करती है। दुनिया में विश्व गुरु बन गए हैं, दुनिया में हम 5वीं अर्थव्यवस्था बन गए हैं, हम 3री अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। अर्थव्यवस्था का मायने ये है कि आप कोई भी इमरजेंसी में लोगों का इलाज नहीं करा पाओगे। किसी तरह की इमरजेंसी आ जाए तो उसमें आप लोगों की कोई सुविधा नहीं दे पाओगे। आप ऐसे मामले से सबक लेते हुए अब आगे क्या कार्रवाई होगी, ये देखने वाली बात होगी। क्या ये देश हादसों का देश बन के नहीं रह गया? आज यहाँ हादसा, कल वहां हादसा, परसों वहां हादसा, एक दिन श्रद्धांजलि, 2 लाख रुपए का मुआवजा, फिर लाइफ एज यूजुअल, बिजनेस एज यूजुअल वाली जो अप्रोच है ना, सरकारों को सरकार बनाने की चिंता है, सरोकार बनाने की चिंता नहीं है। कौन मरे हैं? साधारण लोग, कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ करोड़ निकल गए। ये हमारी सोच और हमारी मानसिकता हो गई है। कल हादसा हुआ, प्रधानमंत्री जी को अपना भाषण नहीं रोक देना चाहिए था, बीच में लगातार बोलते रहे। इसलिए मैं कहता हूं ये हादसों का देश है और किसी को इसकी चिंता नहीं है, कोई एसओपी नहीं, क्राउड मैनेजमेंट की कोई व्यवस्था नहीं। 2 लाख का मुआवजा देंगे। कि सरकार का काम डुगडुगी बजाना सिर्फ नहीं होता है, सरकार का काम होता है लोगों को महफूज रखना। आप असफल साबित हो। तो सुना आपने, सरकार का काम होता है लोगों को महफूज रखना। वो सरकार जिसे जनता खुद चुनती है ताकि वो 5 साल उसकी हिफाजत करे। लेकिन हादसे होते हैं और उसके बाद जो होता है वो एक रस्म अदायगी से ज्यादा कुछ भी नहीं होता। हमारे देश में धार्मिक आयोजनों में इस तरह के हादसे पहले भी हुए। 31 मार्च 2023 को इंदौर शहर के एक मंदिर में राम नवमी के अवसर पर आयोजित हवन कार्यक्रम के दौरान एक प्राचीन बावड़ी के ऊपर बनी स्लैब ढह जाने से 36 लोगों की मौत हुई। 1 जनवरी 2022 को जम्मू में वैष्णो देवी मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ की वजह से मची भगदड़ में 12 लोग मारे गए। 14 जुलाई 2015 को आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री जिले में पुष्करम उत्सव से पहले गोदावरी नदी के तट पर मची भगदड़ में 27 लोगों की जान गई। 3 अक्टूबर 2014 को दशहरा समारोह के दौरान पटना के गांधी मैदान में भगदड़ मचने से 32 लोग मारे गए। 13 अक्टूबर 2013 को मध्य प्रदेश के दतिया जिले में नवरात्रि उत्सव के दौरान मची भगदड़ में 115 लोगों की मौत हुई। 19 नवंबर 2012 को पटना में गंगा नदी के तट पर अदालत घाट पर छठ पूजा के दौरान एक अस्थायी पुल के ढह जाने से मची भगदड़ में लगभग 20 लोग मारे गए। 8 नवंबर 2011 को हरिद्वार में गंगा नदी के तट पर हर की पैड़ी घाट पर मची भगदड़ में 20 लोगों की मौत। 4 मार्च 2010 को उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में कृपालू महाराज के राम जानकी मंदिर में भगदड़ मचने से लगभग 63 लोग मारे गए। 30 सितंबर 2008 को राजस्थान के जोधपुर शहर में चामुंडा देवी मंदिर में बम विस्फोट की अफवाह के कारण मची भगदड़ में 250 लोगों की मौत। 3 अगस्त 2008 को हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में नैना देवी मंदिर में चट्टान खिसकने की अफवाह के कारण मची भगदड़ में 162 लोग मारे गए। 25 जनवरी 2005 को महाराष्ट्र के सतारा जिले में मंधारा देवी मंदिर में 2005 का ये मामला है। मंधार देवी मंदिर में वार्षिक तीर्थ यात्रा के दौरान 340 लोगों की मौत हुई। 27 अगस्त 2003 को महाराष्ट्र के नासिक जिले में सिंहस्थ कुंभ मेले में पवित्र स्नान के दौरान मची भगदड़ में 39 लोग मारे गए। तो ये वो हादसे हैं जो बीते 20 सालों में हमारे देश में हुए। हर हादसे के बाद मुआवजे का ऐलान होता है, कुछ दिन का शोक मनाया जाता है, फिर वही ढाक के 3 बात। हर बार सबक लेने की बात की जाती है, लेकिन असल में कुछ भी नहीं होता। इंटेलिजेंस विभाग का सारा इंटेलिजेंस अपने ऑफिस की 4 दीवारी तक ही सीमित रह जाता है और कई लोग इस सिस्टम की नाकामी के चलते मौत के मुंह में समा जाते हैं। बहरहाल 122 लोगों की मौत ने प्रशासन की पोल तो खोल कर रख ही दी है। हर इंसान की जान की हिफाजत करने का जिम्मा सरकार का है, जिससे वो मुंह नहीं चुरा सकती। हर बार जांच की बात कहकर सरकारें बगले झांकने लगती हैं और इंसाफ फिर शर्मिंदा हो जाता है। ऐसे मामले से सबक लेते हुए अब आगे क्या कार्रवाई होगी, ये देखने वाली बात होगी। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। दीजिए इजाजत, फिर होगी मुलाकात। नमस्कार। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।